हम क्या करेंगे, एक रफ पेपर लेंगे, पीछे आपके क्वेश्चन पेपर में या आपको एक रफ पेपर उसी कॉपी में जगह मिलेगी, तो आप उसमें पीछे जो रफ स्थान है वहां पे जाके टॉपिक का नाम लिख दीजिए। अब आपको डायमेंशंस खोलनी है कि इसके बारे में यदि मुझे लिखना है तो मैं किन किन चीज़ों में लिख पाऊंगी। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर अप्रोच का यूज़ करती हूँ, उसको बोलते हैं 5W1H। उसमें क्या होता है कि आपको जो भी सवाल दिया गया है उसमें आप और 6 सवाल लगा दो। कैसे लगाएंगे, जैसे कि व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु एंड हाउ। ये आपको क्वेश्चंस को इतने पैराग्राफ में खोल के दे देगा। मतलब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है अभी कि मैं इसको आखिर शुरू कैसे करूं। तो आप सीधा टॉपिक का नाम लिखो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो और उसके बाद ये 5W1H उसके सामने लगा दो, जैसे कि अब हम बात करेंगे पेपर 6 के बारे में, जो निबंध का और प्रारूप लेखन का पेपर है। ये 100 नंबर का एग्जाम है, जिसमें हमारे को 2 ऐसे लिखने होते हैं, एक 1000 शब्द का, एक 500 शब्द का, और 2 प्रारूप लेखन आते हैं, जिसमें हमको 8 या 9 प्रकार के सिलेबस में देखे रखा है, और वो 12.5 नंबर के एक एक आएगा। अब अगेन इस पेपर के लिए आपकी शब्दावली अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें अच्छे शब्दों को हाईलाइट करते चलें। अब हम बात करेंगे पेपर, आप पेपर का सिलेबस देखिए। प्रथम निबंध में उन्होंने ऑलरेडी आपको टॉपिक्स देके रखे हैं, तो मतलब आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे जितना भी भूमंडल पे पॉसिबल है वो आपसे पूछने वाले हैं। नहीं, वो आपको खुद ही देके रखा है कि ये जो 20-22 टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक के आजू बाजू आपको सवाल लिखना है। ठीक है। इसके बाद में जो समसामयिक मुद्दे, समसामयिक समस्याएं, उनके निदान है, ये भी प्रिडिक्टेबल लाइंस पर आता है। अभी हम पिछले साल के पेपर का जो एनालिसिस है वो देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि ऐसे का टॉपिक पता लगाना मुश्किल नहीं है। ठीक है। और जो तीसरा है प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन के लिए आप क्या करें, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से जो आयोग की आंसर की आती है उसको प्रिंट करा के उसी में पूरे आंसर्स, उसमें पूरे प्रारूप लिख लें। ठीक है, कि शासकीय और अर्धशासकीय में क्या अंतर है, क्या किस में भवदीय लिखना है या किस में आपका विश्वसनीय लिखना है, किस में डेट कहाँ आनी है, जावा क्रमांक आना है या नहीं आना है, अधिसूचना का क्या फॉर्मेट है। और इसको आप कम से कम हफ्ते में एक बार रिवाइज करते चलें। पेपर 6 हमको क्या लगता है कि ये तो सिर्फ 100 नंबर का है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसमें यदि आप 60 नंबर लेकर आ रहे हो जिसमें बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपने 10 नंबर का लीड ले लिया है। हमेशा मार्क्स के टर्म्स में आपको आपके मेंस पेपर को सोचना है। अब हम यहाँ पर पिछले साल के जो एग्जाम में आए हैं टॉपिक्स, हम उनकी तरफ ध्यान देंगे। आप इस फोटो को देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ पर इसको फाइल्स में चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे शब्द हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, बट आप उसको समझने का प्रयास करें। मैंने यहाँ पर 17 से लेकर 21 तक के जितने टॉपिक्स थे उनको इतने हेडिंग्स में बांट लिया था। वो हेडिंग्स कौन कौन सी थी, राष्ट्रहित की, अर्थव्यवस्था रिलेटेड, वंचित वर्ग, पर्यावरण, युवा शक्ति या खेल, विज्ञान और उसकी चुनौतियां, और उसके बाद में कुछ उन्होंने कोट्स, किसी का एक स्टेटमेंट दे दिया है उसको आपको व्याख्या करनी है, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, राज्य व्यवस्था के बारे में, और लास्ट में था प्रारूप। तो अगर प्रारूप को देखेंगे ना तो दोनों बार प्रतिवेदन आया है, और इस साल भी प्रतिवेदन आया है। तो बात क्या है कि आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि क्या चीज आनी है। ठीक है। अब टॉपिक्स में आप देखेंगे तो आप देखिए, संस्कृति पूछा 2019 में, उसके बाद शिक्षा का निजीकरण, फिर संस्कृति, फिर शिक्षा, इस प्रकार इस बार वापस संस्कृति पूछा। तो मतलब 50 नंबर के आपके टॉपिक्स को प्रिपेयर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमको आखिर ऐसे लिखना कैसे होता है, एक अच्छा ऐसे किसे कहा जाता है। ये जो हमने 2017 से 2021 तक का कंपैरिजन देखा है, इसमें से हम 2 टॉपिक उठाते हैं और उन्हीं को कैसे हमें विस्तृत करना है उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए, पर्यावरण में संबंधित आया था कि भारत में बढ़ता जल संकट और उसके समाधान। तो इस वाले को कैसे हमें एक पूरे 1000 शब्द का ऐसे बनाना है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आपके सामने टॉपिक आए तो सबसे पहले उसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप मार्क करें। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें पता लग रहा है कि भारत इम्पोर्टेंट है। जब आप सवाल, मतलब भारत क्यों जरूरी है, क्योंकि पता लगे आप जब आंसर लिखने जा रहे हैं तो आप वैश्विक स्तर के एग्जाम्पल्स लिख लो। तो आप पहले देखो कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत में जो बढ़ता हुआ जल संकट है और उसके समाधान आपको बताने हैं। यहाँ पर टॉपिक जो है वो बहुत ही कंसाइज और बहुत ही क्लियर तरीके से आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। और बढ़ता हुआ का अर्थ ये भी है कि आपको पता है कि ये समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो आप
खुद से कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले क्या था और आज के समय में क्या हो रहा है। तो अगर आपके पास ये डेटा है जो आपको न्यूज़पेपर से या आपकी बाकी जीएस की नॉलेज से मिला हुआ है, तो आप उससे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑल्सो जितने भी हमारे जो छोटे वाले ऐसे आ रहे हैं समसामयिक समस्याओं वाले, वो आप देखिए आपके जीएस 1, 2, 3 इन तीनों में से ही निकल कर आ रहे हैं। चाहे वो एआई की समस्या हो, साइबर क्राइम्स हो, चाहे जल संसाधन वाला हो, या और भी कोई भारतीय संस्कृति वाली जो बात है, वो भी आप संस्कृति से समझ सकते हो। मतलब आपके पास एग्जाम्पल देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास इतने सारे थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स को सही तरीके से पिरो के 1000 शब्दों में लिखना वो मुश्किल हो जाता है। और जब घड़ी की सुई बढ़ रही है, मतलब आपके पास बस 2 घंटे हैं, तब हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो और जल्दी-जल्दी भागने की वजह से हम और उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते। तो आपको जो पुराने टॉपिक्स हैं एटलीस्ट 3 साल की, उनके ऊपर बैठ के थोड़ी-सी मेहनत करनी है। अब आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने इसमें आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ पेपर लेंगे पीछे आपके क्वेश्चन पेपर में, या आपको एक रफ पेपर उसी कॉपी में जगह मिलेगी, तो आप उसमें पीछे जो रफ स्थान है वहाँ पे जाके टॉपिक का नाम लिख दीजिए। अब आपको डायमेंशंस खोलनी है कि इसके बारे में यदि मुझे लिखना है तो मैं किन-किन चीज़ों में लिख पाऊँगी। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर अप्रोच का यूज़ करती हूँ, उसको बोलते हैं 5W1H। उसमें क्या होता है कि आपको जो भी सवाल दिया गया है, उसमें आप और 6 सवाल लगा दो। कैसे लगाएँगे? जैसे कि व्हाट इज जल संकट, मतलब आखिर जल संकट, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु एंड हाउ, ये आपको क्वेश्चंस को इतने पैराग्राफ में खोल के दे देगा। मतलब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है अभी कि मैं इसको आखिर शुरू कैसे करूं। तो आप सीधा टॉपिक का नाम लिखो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, और उसके बाद ये 5W1H उसके सामने लगा दो। जैसे कि व्हाट मतलब क्या, क्या है जल संकट। तो जल संकट का क्या है, आपका थ्योरी से पता है कि कितना जल स्तर होता है, तब हम उसको जल संकट बोलते हैं। या किसी व्यक्ति को कितना लीटर पानी एक दिन में मिले, उससे ज्यादा उससे अगर कम हो रहा है तो वो एक स्ट्रेस्ड कंडीशन में है। आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आपका सवाल आएगा कि वाई, क्यों जल संकट हो रहा है। तो जल संकट के आप कारण बताओगे कि कैसे बढ़ रहा है, नदियों में कितना या पोल्यूटेड नदी है तो वो क्यों है, आगे इसमें आप कारण बताओगे। फिर वेयर, अब आप जो भी जल संकट है, अब इसमें जो क्वेश्चंस है ना व्हाट, व्हाई, आप इनका सीक्वेंस बदल सकते हो। पहले आप व्हाई लिख सकते हो, फिर वेयर लिख सकते हो, बट दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड कि आपको हमें टॉपिक के बारे में एटलीस्ट हम उसको 1000 शब्दों लायक खोल तो ले। ठीक है, तो आप व्हाई लिखोगे, वेयर। अब आप ये भी बताओगे कि जल संकट ऐसा नहीं है कि हर जगह है, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही तो वहां साल भर जल संकट नहीं आता, कहीं पर पूरे समय जल संकट रहता है। कई बार क्या होता है कि जल बहुत है लेकिन जल अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा है कि आपको जो पोल्यूटेड जल मिल रहा है उसको आप ठीक करके या रिसोर्स मतलब एक तरीके से रिसाइकिल करके फिर यूज कर ले रहे हो। जैसे इजराइल जैसा क्षेत्र है, पानी बहुत कम है लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर अच्छे से कर रहा है ना। इसका मतलब जल संकट हर जगह सेम नहीं हो सकता है, और उसके कारण के अनुसार वो बदलता भी है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ठीक है, फिर आपको व्हेन बताना है। व्हेन में क्या होगा, कब ये जल संकट आखिर शुरू हुआ, और अगर आज की डेट में जल संकट इसी तरीके से रहेगा तो कब तक वो स्थिति आ जाएगी जहां हम रह नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको कब बताना है। फिर हु मतलब कौन, 2 लोग आएंगे, इसमें कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके लिए ये बात बताना मुश्किल नहीं है कि हम एज ए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। किस तरीके से है कि हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज कर रहे हैं, हम पानी का मिसयूज़ करते हैं, हमारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, या बाकी चीज़ें आप यहाँ पे हु में बता सकते हो। अब इससे प्रभावित कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं। चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर करना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में बात हो, हर चीज़ में, चाहे वो पानी लेने जाना हो, इन तीनों चीज में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रही है वो महिलाएं हैं। और इस जल संकट से महिला प्रभावित तो हो रही है, उससे उसकी एजुकेशन भी प्रभावित हो रही है। कई बार आपने एक वाटर वाइफ्स का कंसेप्ट सुना होगा जो राजस्थान में आता है। वहां पर शादी ही इसलिए होती है क्योंकि पहली बीवी शायद पानी ले जाने में असमर्थ थी, लाने में असमर्थ थी, तो फिर वो दूसरा विवाह सिर्फ इसलिए करता है कि वो पानी लेने के लिए कोई एक व्यक्ति घर में आ पाए। तो आप इस कंसेप्ट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर है हाउ मतलब कैसे, अगर जल संकट है तो हम इसको कैसे निराकरण कर सकते हैं, या कैसे हम इसको एक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इस 5W1H में हमने इस टॉपिक को तोड़ लिया है। अब कुछ नहीं हो तो अगर आप हर पे 2 पैराग्राफ ही लिखोगे ना, तो आपके पास 12 पैराग्राफ रेडी हैं। अब आपको सीक्वेंस समझना है कि मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्रॉब्लम्स लिखोगे। आप फिर प्रॉब्लम्स, जो भी जल संकट बढ़ रहा है आपने वो समझाया। अब आप यहीं पर जहां पर आप पेज है ना, वहां पर आप सॉल्यूशंस लिख दो। और सॉल्यूशंस हमेशा कैसे होते हैं, 4 स्तर पर होते हैं।
एक होते हैं ग्लोबल, वैश्विक स्तर पे क्या चल रहा है, एक होंगे फिर जैसे कि अगर पानी की समस्या है तो कई बार उस समस्या को आप खुद सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट है और वहां पर उन्होंने ब्रह्मपुत्रा पे एक डैम बना दिया तो आपके पास तो नदी का फ्लो ही नहीं आ रहा है। या जो हमारी वाटर ट्रीटीज है जैसे कि नॉर्थ बंगाल है, वहां से जो नदियां क्रॉस हो रही हैं उनका तीस्ता के साथ रेवोल्यूशन सॉरी एक पैक्ट है, तो वहां पर वाटर शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। तो कई बार जल संकट सिर्फ इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें हम कुछ कर रहे हैं, कई बार इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए वैसे सोल्यूशन लेने पड़ेंगे। फिर कुछ नेशनल लेवल के होते हैं, जैसे कि एक स्टेट का जो वेस्ट है वो दूसरे स्टेट में जा रहा है। जितने भी बिहार या उत्तर प्रदेश की टैनरीज हैं उसका जो पानी है वो उत्तर प्रदेश वाला जब वो गंगा के थ्रू बिहार में जाएगा तो वहां प्रॉब्लम है, तो ये नेशनल लेवल पे इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। फिर कुछ प्रॉब्लम होती है रीजनल लेवल की, जैसे कि अगर राजस्थान में पानी की कमी है तो वहां पर वो नए तरीके के वाटर हार्वेस्टिंग लगाने पड़ेंगे। वहां पे पानी आता ही नहीं है ना, तो आपको जो पानी नेचुरल पानी है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। या लेह में जो पानी की समस्या अब धीरे धीरे आ रही है तो उसके लिए उन्होंने एक आई स्तूपा का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि हम पानी को इस तरीके से ज्यादा समय तक एक तरीके से रिस्टोर करके रखेंगे। तो रीजनल इश्यूज या रीजनल सॉल्यूशंस आते हैं, फिर सॉल्यूशंस आते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बड़े लेवल से छोटे लेवल तक की बात कर रहे हैं। ये बता रहा है कि आपकी सोच कितनी व्यापक है, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल के सॉल्यूशंस आप कैसे बताएंगे कि पानी को वेस्ट नहीं करना है, हमको कंजर्वेशन की बात करनी है। यहाँ आप गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि उन्होंने बोला था कि वो अगर एक लोटा में अपना मुंह धोते हैं और किसी से बात करते हुए वो पानी उनका खत्म हो गया तो उस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि मैंने पानी वेस्ट किया है। तो ये जो एक तरीके से हमारा रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन इंडिविजुअल लेवल पे भी हम पानी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। हम हमारे घर का जो वेस्ट वाटर है, कई बार जो गाड़ी धोने का पानी है या जो हम वहाँ पे फ्रेश वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों आप ग्रे वाटर का इस्तेमाल करिए ना। तो ये छोटे छोटे जो इम्पैक्ट्स हैं वो हम इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं। अब ये जो पूरा समरी है ये आपने रफ पेपर पे लिखा है, इसको आपको अपने ऐसे में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में लिखना है। अब अपन बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। नॉर्मली कुछ एक टेक्निक्स हैं, क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो जितना प्रभावशाली होगा उतने अच्छे आप जो आपका कॉपी चेक करने वाला है उसको अपने साथ बांध लोगे। वो आपकी सोच के साथ आपका हाथ पकड़ते हुए पूरे 1000 शब्दों तक चलने वाला है। तो इंट्रोडक्शन ऐसा रखें कि उसमें आपकी जो मर्म है ऐसे का वो समझ में आ जाए। जैसे कि अगर जल संकट है तो आप किसी स्टोरी से चालू कर सकते हैं कि कोई एक बच्ची थी, वो इतने समय उसको स्कूल जाना था बट स्कूल जाने की जगह वो पानी भरने जा रही है, तो यहाँ पे जल संकट ने अपना एक रूप दिखाया। या कई बार आप कोई एनेक्डोट बता सकते हैं कि पानी लेते हुए जाने में लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये एक रियल स्टोरी होती है, ठीक है। आप रियल स्टोरी में आप ये बता सकते हैं कि वहां पर पानी के लिए इतना हड़कंप मच गया या पानी की वजह से वॉर ही हो गया, ठीक है। कई बार ये बता सकते हैं। फिर आप ओरिजिन बता सकते हैं। अब ओरिजिन इस वाले सवाल में शायद इतना यूज नहीं इतना काम नहीं आ पाए, बट कुछ क्वेश्चन जैसे कि कुछ साइबर के रिलेटेड इश्यूज होते हैं या कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे कि नक्सल की अगर प्रॉब्लम पे आएगी तो आप वहां पे ओरिजिन से शुरू कर सकते हैं कि नक्सलबाड़ी नामक जगह पर जब लैंड रिफॉर्म्स ठीक से नहीं हुए थे उस समय से एक प्रक्रिया चालू हुई या एक रिएक्शन चालू हुआ, वहां पर आप ओरिजिन से शुरू कर सकते हैं। फिर आप कंपैरिजन से कर सकते हैं। कंपैरिजन का क्या अर्थ है कि आप ये बताइए कि दो जगह के बीच में कंट्रास्ट करिए कि वहां पर एक व्यक्ति है जो एक एड भी बना है कि एक व्यक्ति 2 घंटे तक शावर में नहा ही रहा है और उसने जितना पानी फेंका उतने पानी से एक बहुत लंबी लाइन थी जिसके पीने का पानी हो सकता था। तो ये आपने कंपैरिजन किया। इस कंपैरिजन से जो भाव जनरेट हुआ ना, उससे जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाला है वो भी द्रवित होगा। वो समझेगा कि आपने इस टॉपिक का जो एक इम्पोर्टेंस थी, जो सिवियरिटी थी, ग्रेविटी को समझा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि हमारा अगर नारी का आया, नारी से सुन लिया, अहिंसा का ऐसे आया, तो उस ऐसे में जब हम उसको समझा रहे हैं तो हमने उसको एक ही डायमेंशन दे दिया, उसको सिर्फ नारी के साथ जोड़ दिया। घरेलू हिंसा को या ऐसी किसी चीज को हमने सिर्फ एक डायमेंशन दे दिया और हम उसी के आजू बाजू बात कर रहे हैं, तो आप डेविएट हो गए। आप हर पैराग्राफ लिखने के बाद वापस जाके अपना ऐसे का टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या जो मैं लिख रहा हूँ मेरे ऐसे से संबंधित है या नहीं, मैं कहीं डीरेल तो नहीं हो गई हमारी गाड़ी। लगभग 2 पेज का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और उसमें पहले या दूसरे पैराग्राफ में आपका टॉपिक आ जाना चाहिए कि आपने कोई स्टोरी बताई, उसके बाद में आपने लिखा। इस प्रकार से जो जल संकट की एक हमारी एक दुविधा है या जो भी एक प्रॉब्लम है वो इतना विशालकाय रूप ले चुकी है कि हम आज उसको समेट ही नहीं समेट पा रहे हैं। ऐसा कुछ करके आपने इंट्रोडक्शन लिखा लगभग 2 पेज का, ठीक है।
अब हम बताएंगे उसका पूरा जो उसकी बॉडी है उस पर काम करेंगे। बॉडी क्या है हमारी, वापस हमारी 5W/H कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से सॉल्व हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लेकर आई है, उन स्कीम में क्या प्रॉब्लम है और हम उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये सब आप किसमें लिखेंगे, बॉडी में। और बॉडी लगभग 6 पेजेस की होती है। और इसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन फिर वापस 2 पेज का, ऐसे करके। अब कंक्लूजन में क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि हमने सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूशन कंक्लूजन है। सॉल्यूशन कंक्लूजन नहीं होता है। आपने जो सॉल्यूशन बताया वो बॉडी का पार्ट है, ठीक है, कि अगर ये प्रॉब्लम था तो इसके लिए हमने जल जीवन मिशन लेकर आए, हमने अमृत सरोवर बनाया, या हमने लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन किया, स्वच्छ भारत अभियान बनाया, उसके अंदर स्वच्छ जल भी है। तो ये सब क्या है, सॉल्यूशंस है, लेकिन ये सब कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप अपनी सारी कही हुई बातों को वापस समराइज करते हो। आप ये बताते हो कि मैंने पहले इनके बारे में बात किया और हमने उसकी जो एक परेशानियां थी उनको देखते हुए हम सॉल्यूशन तक पहुंचे, लेकिन इससे भी आगे क्या है, इससे हमें इंडिविजुअल लेवल पे आत्मसात करने की जरूरत है, हमें डेली मॉनिटर करने की जरूरत है, हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे बेहतर मेंटेन कर पाए, या हमें इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से चीज़ों को समझना है, या जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है आप इसको जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़िए, एक विस्तृत लेवल पे लेके जाइए। और अंत में बताइए, अंत में दोहा आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप इसमें थिंकर्स का यूज करिए। रहीम का पानी का दोहा आप ले सकते हैं, जल के ऊपर जो है। इसके बाद में आप वाटर वॉर्स का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। ऐसे 3 से 4 चीजें, इनको करने के बाद आप कंक्लूजन में अपनी सारी कही हुई बातों को एक बार समराइज करेंगे, ताकि जो इतना 8 पेज पढ़ते हुए आ रहा है एग्जामिनर, उसको वापस लौट के नहीं जाना पड़े कि इसने क्या क्या बोला था। वो आपको लास्ट में आपने खुद ही उसको समराइज करके दिखाया कि इस सिचुएशन के बाद अब हम यहाँ पहुंचे हैं। और ऐसा नहीं कि ऑन द फेस कि मैंने पहले ये बताया, मैंने पहले ये बताया, ये नहीं करना है। आपको उस तरीके से रखना है कि इन परेशानियों, हम जानते हैं कि इतनी परेशानियां हैं, लेकिन इनके लिए ये समाधान होने के बाद भी ये और करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप उसको कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन भी 2 1 पेज का होगा, और तब आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि क्या हम 10 पेज लिख पाएंगे, इतना समय मिलेगा हमारे पास? यदि आपके विचार एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हैं और आप ऐसी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर उनको इन तरीकों से लिख के सोच चुके हैं, तब आपको जो समय मिलता है 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट में आप एक्टिविटी कर लेंगे और उसके बाद आप इसको फटाफट लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हो जाएगा। हालांकि यदि आप पूरे 10 पेज नहीं भर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी बात को पूरी करके आना है। अगर आप 7 पेज भी भर रहे हो तो उन 7 पेज में इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों चीज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय कम हो गया तो आपने वहीं के वहीं उसको खत्म कर दिया। आप कम से कम 1 से 2 पैराग्राफ लिख कर आओ उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि ऐसे पूरा करने के नंबर मिलेंगे। 10 पेज में कुछ भी लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। हालांकि शब्द सीमा को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि वो आयोग ने आपको कहा है, लेकिन कई बार किसी की हैंडराइटिंग छोटी होती है, कोई बहुत फास्ट लिखता है, हो सकता है कि वो 7 से 8 पेज में भी लगभग 800-900 शब्द तक पहुंच जाए, उतना ठीक है, लेकिन अब्रप्टली खत्म नहीं करना है। और कई बार क्या है कि हम पहला ऐसे पहले लिखने बैठ जाते हैं और उसके चक्कर में हमारे जो दूसरा ऐसे है और प्रारूप है वो अच्छा नहीं हो पाता, तो ये भी नहीं करना है समय को। इसलिए आपको मॉक टेस्ट पेपर देना और जरूरी है। एक बार क्या, कम से कम 3 पेपर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लिख के जाएं एग्जाम से पहले। और ऐसे ऐसे कि जो मैंने आपको अभी समझाया है स्केलेटन, ऐसे स्केलेटन आप कम से कम 10 से 12 टॉपिक के लिए करके जाएं। और किन टॉपिक्स के, जो बहुत रिपीटेड है, जैसे कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि शिक्षा पे, लोकहित पे, फिर उसके बाद में जल संकट है, बाल श्रम की समस्या है। अब ऐसे ही आप देखिए, आप जैसे हमने अभी डिसाइड किया ना, आप 5W/H और उसके बाद उसको खोलना, उसके सॉल्यूशंस 4 लेवल पे देखना, उसमें थिंकर्स को ऐड करना, उसके बाद में कोट्स भी लिखना है और सॉल्यूशन में समराइज करते हुए लिखना है। ये सब चीजें आप इसमें बाकी चीजों में लगाएगी। देश के, जैसे आप क्वेश्चन देखिए कि देश के नव निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका। अब आप खुद से, ये एक्टिविटी है आपके लिए, आप बैठे और इसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, हर कीवर्ड के लिए सवाल बनाएं, उन सवाल का सॉल्यूशन लिखें और उसके बाद एक बेहतर निष्कर्ष लिखें। और ये पूरा काम आपको कम से कम 50 से 55 मिनट में कर लेना है। तो इसके साथ मेरी अनेक शुभकामनाएं। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ऐसे थोड़ा सिंपल लग रहा होगा।